पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या करना चाहिए, तो आज एक वीडियो बना रहा हूं जिससे कहीं पे भी आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है पर आपके साथ कुछ गलत ना हो और किस किस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर 3000 हेयर ट्रांसप्लांटेशन एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट एक सुपरफिशियल प्रोसेस है। स्काल्प के 5 लेयर होते हैं, उसके बाद स्कल बोन और उसके बाद ब्रेन। तो ये सुपरफिशियल चीज़ है, इसको और ब्रेन को कोई लेना देना नहीं है। एक सुपरफिशियल और एक सिंपल चीज़ है, तो पहले डरिए नहीं। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इसमें इन्फेक्शन ना लगे वो बहुत ध्यान रखते हैं इंट्रा ऑपरेटिवली। तो पोस्ट ऑप हम मिनिमम टू मिनिमम एंटीबायोटिक देते हैं। जनरली 4 एंटीबायोटिक का मतलब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें 4 गोली होती है, 2 दिन तक लेनी होती है और एक मेडिसिन होती है जो स्वेलिंग ना हो उसके लिए देते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, इस तरीके से हम पोस्ट ऑप हमको प्रोटोकॉल्स होते हैं। और एंटासिड होती है, एसिडिटी ना हो उसके लिए पेंटोप्रेजोल या रेंटेक करके मेडिसिन जो आती है वो हम देते हैं। और उसके साथ कॉम्बिफ्लेम या आइब्यूजेसिक या डोलो या पेन किलर में डेनपी कुछ भी हम लोग देते हैं जिससे पेशेंट को पेन ना हो। ये ब्रांड्स इसलिए बोल रहे हैं, हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर आपको आइडिया है कि किस तरीके से ये उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक एंटीबायोटिक होता है और एक स्वेलिंग ना उसके लिए मेडिसिन होती है। पेन किलर और एंटासिड वो ऑप्शनल होती है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बहुत ध्यान रखना है, आप जब यहाँ से सर्जरी करके जाओ तब आपको कार में बैठो तब, क्योंकि आपको सेंसेशन नहीं होगा तो सिर नीचे करके बैठना है। आपके फ्रेंड होते हैं उनको ध्यान रखना है कि आपका सिर टच ना कर ले, आपको आइडिया नहीं रहेगा कि आपको कितना ध्यान रखना होता है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपका सिर टच ना करें। शायद सिर पे टच कर लिया और ब्लीडिंग हुआ तो डरिए मत, आप आपके फ्रेंड को बोलिए या रिलेटिव को बोलिए, आपको कैप निकाल के वो देंगे, आप मत करना क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहेगा। आप डरना मत, जहाँ से ब्लड निकले चिंता मत करो। गॉसपीस दिया जाता है जिससे गॉसपीस पे आप 2 मिनट दबाओगे, वो जगह पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो बंद हो जाएगा। आप डरना मत, आपका कोई ग्राफ्ट नहीं निकला है, कोई चिंता मत करना। तो ये हम गॉसपीस देते हैं पेशेंट को जिससे ब्लीडिंग हो तो वो उसको रोक सके। एक्स्ट्रा कैप देते हैं। कैप को कैसे पहनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैप जो होती है स्टेराइल कैप होती है, वो कैप को हम इस तरीके से देते हैं। कैप जो है उसको पूरी खोलनी होती है। यहाँ से गलती लोग करते हैं कि यहाँ पे कैप में इसको खोलना ज़रूरी है और उसके पीछे एक इलास्टिक वाला पार्ट है, इलास्टिक वाले पार्ट को पीछे रखना होता है जिससे वो आपका स्काल्प थोड़ा बड़ा है तो प्रॉब्लम ना करे। तो इस तरीके से पहनना है, पर रिलेटिव पहनाएंगे और इस तरीके से ऊपर रखना है, ग्राफ को कैप टच ना करे, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको पहनना होता है। इसको आप रोज चेंज कर सकते हो, डिस्पोजेबल होती है, कोई उसका रेट नहीं होता है। 5-10 रुपए की एक कैप आती है और आपको डॉक्टर जो है वो 4-5 आप एक्स्ट्रा कैप मांग सकते हो। अभी एवरी 2 आवरली ये नॉर्मल सलाइन का स्प्रे हम लोग देते हैं। एवरी 2 आवरली यू हैव टू स्प्रे दिस ऑन अ ग्राफ्टेड एरिया। ये स्प्रे करने से क्या होगा कि जो आपके ग्राफ्ट है वो अंदर से गीले रहेंगे, वो सूखेंगे नहीं। आपके ग्राफ्ट जो है वो सूखते हैं तो वो ड्राई होते हैं तो मरते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ग्राफ्ट सूखे नहीं। तो इसके लिए हम नॉर्मल सलाइन का स्प्रे देते हैं। 2 दिन तक करना होता है, एवरी 2 आवरली आपको करना होता है। रात को सोने के बाद करने की जरूरत नहीं है। सोने के लिए क्या ध्यान रखें, पेशेंट्स हमको पूछते हैं। तो जनरली हेड बोर्ड होता है, हेड बोर्ड से थोड़ा दूर रखिए आपके बॉडी को। लेग एंड पे आप या थोड़ा 1-2 फीट दूर रखिए या लेग एंड पे, यहाँ पे हेड बोर्ड टच नहीं करता है जहाँ पे आप चादर रखते हो, तो वहां पे सिर करके पाँव इस तरीके से कर दीजिए जिससे वो टच ना करे। तो उसको टच नहीं करना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। गाड़ी में बैठते भी ध्यान रखना है और पीछे पोस्ट ऑपरेटिवली भी ध्यान रखना है जिससे वो टच ना करे, आपको लगे नहीं। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। तो सोने में इतना ध्यान रखना है। आप सीधे सो सकते हो, दोनों साइड लेटरल सो सकते हो, पर प्रोन पोजीशन में मत सोइए जिससे वो टच करे। अगर आपने क्राउन डिजाइनिंग किया है, क्राउन पे बाल डाले हुए, तो ध्यान रखिए कि क्राउन में बाल डाले हैं तो वहां पे टच ना करे। उस दिन उस रात को थोड़ा संभल के सोइए, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्राफ डाले और मैं सो गया तो वो फ्रिक्शन से वो ग्राफ्ट वो आपके जा सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ग्राफ्ट टच ना करें। ऑपरेशन के टाइम में हम लोग पीछे एक ड्रेसिंग करते हैं जिसमें जेलोनेट लगा के करते हैं। ये जेलोनेट एक ऐसी चीज़ है जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है और पेशेंट जो है जब हम ड्रेसिंग निकालते हैं तब पेशेंट को पेन नहीं होता है। तो ये जेलोनेट लगाना बहुत ज़रूरी है ड्रेसिंग के टाइम में। तो आप ध्यान रखिए कि आपको जेलोनेट लगाया गया हुआ है नहीं लगाया हुआ है। और एक ड्रेसिंग देते हैं, ड्रेसिंग में कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेड बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली अगर अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो स्वेलिंग नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। इन जनरल 2 दवाई लेनी होती है, एक स्वेलिंग की, एक एंटीबायोटिक की, और 2 घंटे में आपको स्वेलिंग जो आपने स्प्रे दिया हुआ है वो स्प्रे करना होता है एवरी 2 आवरली फॉर 2 डेज, रात को सोने के बाद नहीं। और सिर पे ना लगे उसका ध्यान रखना होता है, इतना पहले 2 दिन में ध्यान रखना होता है। आफ्टर 48 आवर्स हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, जैसे आज किया है तो परसों सुबह बुलाते हैं। तो परसों सुबह पेशेंट आता है और वो ड्रेसिंग हमारे वहाँ निकालता है।
या हम लोग वीडियो कॉल पे पेशेंट को असिस्ट करते हैं, जिससे करके पेशेंट अगर बाहर गांव का है तो वीडियो कॉल पे असिस्ट होता है और हम लोग ड्रेसिंग उसको रिमूव करते हैं। तो ड्रेसिंग रिमूव करने का भी एक तरीका होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पट्टी निकालते हैं और उसके बाद हम लोग हेड वॉश करते हैं। हेड वॉश जो होता है जनरली बेबी शैम्पू से करते हैं, कोई भी बेबी शैम्पू आप ले सकते हो, जॉनसन्स का, हिमालय का, चिको, सीबामेट, डव, एनी बेबी शैम्पू इज ओके, पर वो बेबी शैम्पू को लेना होता है। बेबी शैम्पू को थोड़ा हमने लिया, फिर उसको हमने यहाँ पे आप थोड़ा प्रेशर दोगे तो चलेगा डोनर एरिया पर, रिसिपिएंट एरिया पे थोड़ा हल्के से करना है। पर लोग 7-7 दिन तक हेड वॉश नहीं करते, वो करने की जरूरत नहीं है। आप 36 आवर्स में, आप 48 आवर्स में आप हेड वॉश कर सकते हो, आपके ग्राफ्ट नहीं निकलेंगे। बिकॉज साइंटिफिकली मैं बताऊं तो 48 आवर्स में एपिथेलाइजेशन हो जाता है, फिर डाले हुए ग्राफ्ट कभी भी नहीं निकलते हैं। हल्के हाथ से करना है, उसको जोर से रब नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। 5 चीज को आपका ध्यान रखना है। एक, स्मोकिंग अवॉइड करना है, वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग जो जिम वाला होता है उसको अवॉइड करना है, रबिंग यहाँ पे नहीं करना है। हेयर डाई का आप जल्दी मत कीजिएगा, वो 1 महीने बाद करना है। ऑयलिंग नहीं करना है आपको इनिशियल फ्यू डेज के लिए, और आपको वहां पे टच ना करे कुछ, वो ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन के लिए ध्यान रखनी होती है। तो ये हेड वॉश जो है हम लोग 15 डेज एवरीडे पेशेंट को बोलते हैं, घर पे ही करना होता है, वापस कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और फिर वीक में 2 या 3 बार आप जो रूटीनली करते हो वो कीजिए। पर बेबी शैम्पू हम एडवाइस करते हैं, कोई हाईफाई, कोई महंगा, कोई डॉक्टर वाला शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बेबी शैम्पू होता है, उसके अंदर डिटर्जेंट कम होता है। प्रोटोकॉल्स हम ऐसे रखते हैं जिससे कम से कम पेशेंट को हमारे पास आना पड़े, पेशेंट को कम से कम बॉदरिंग हो, पेशेंट को कम से कम तकलीफ ना हो, उस तरीके से हम प्रोटोकॉल सिंपल तरीके से रखते हैं जिससे पेशेंट को तकलीफ ना पड़े और ये जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे और 100% उसका एक्सपीरियंस हमारे पास अच्छा रहे। क्योंकि पेशेंट जो होता है, आप जो होते हो, वो आपके लिए, आप एक इंसान होते हो, पर डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी लिंक होते हो। बिकॉज हमने रिजल्ट दिया तो हमको आपसे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, हमने रिजल्ट नहीं दिया तो कई बार रेफरेंसेस वहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं। तो वी आर ऑलवेज एंग्जियस अबाउट द पेशेंट्स रिजल्ट। हम जेन्युइनिटी से काम करते हैं जिससे पेशेंट को एक ट्रस्ट बिल्डअप हो और वो आगे जाके हमको ज़्यादा पेशेंट रेफर करे, हमारा भी काम अच्छा हो, हम अच्छे रिलेशनशिप उनसे डेवलप कर पाए और फ्यूचर में एक दोस्ती का, एक भाईचारे का माहौल हो। तो इस तरीके से पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है जिससे कोई पीछे से हमारा जो वर्डिंग्स होता है चेंज नहीं होता है। अभी जो मैंने आज बोला है वही मैं सर्जरी के बाद बोलूँगा, उसके बाद मेरा वर्डिंग्स चेंज नहीं होते हैं। तो ये 15 डेज के लिए करना होता है। 15 डेज के बाद हम लोग पेशेंट को जनरली पोस्ट ऑपरेटिवली मल्टीविटामिन एडवाइस करते हैं, मिनॉक्सिडिल एडवाइस करते हैं, और अगर प्रोग्रेसिव हेयरफॉल हुआ तो फिनास्ट्रेड कई बार पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर रेयर टू रेयर साइड इफेक्ट कुछ भी होती है तो पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। पीआरपी हमारे वहाँ एडवाइस नहीं किया जाता है। जनरली पोस्ट ऑप पीआरपी 6 to 10 सेशंस एडवाइस किए जाते हैं। पर अगर थिनिंग ऑफ हेयर है, ट्रांसप्लांटेड हेयर में कभी भी पीआरपी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको पीआरपी नहीं करना होता है। यहाँ पे हमारे 60-70% पेशेंट्स जो एनआरआई सीजन होती है, जो नवंबर से मार्च तक होती है, वो बाहर से फॉरेन से आते हैं। उनको मैं बोलूँ हर महीने आपको आना है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यूएस से या यूके से, कनाडा से, अहमदाबाद आना है। तो पीआरपी उसके बिना भी उनके सबके हेयर आते हैं जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अच्छे से आपने ट्रांसप्लांट किया है तो रिजल्ट आता है, अच्छे से नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आता है। पीआरपी उसमें कोई एडेड एडवांटेज नहीं देता है। पीआरपी खाली थिनिंग ऑफ हेयर होता है तो हेल्प करता है। पीआरपी ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए, डीएचटी रेजिस्टेंट हेयर के लिए पीआरपी का कोई रोल नहीं होता है। तो दोस्तों, आप कहीं पे भी ट्रांसप्लांट कराओ, आप डॉक्टर का पहले क्वालिफिकेशन मांगो। आप मुझे भी आके मेरा मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हो, अगर मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ कि नहीं हूँ, अगर मैं क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ कि नहीं हूँ, वो पहले चेक करिए। उसके बाद आप हमारा ऑपरेशन थिएटर सेटअप देखिए। अगर हमारे पास इमरजेंसी के लिए कोई पेशेंट को हुआ, ये एक सर्जरी है, कभी भी इमरजेंसी हुआ तो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम लोग ये चेक, उसको हम डील कर पाएंगे अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो। वो पेशेंट जो है, वो डॉक्टर जो है, उनका लाइव सर्जरी देखने का आप आग्रह रखिए कि मुझे आपकी सर्जरी देखनी है, आप किस तरीके से कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाके आप मांग सकते हो कि मुझे लाइव रिजल्ट्स दिखाइए, लाइव पेशेंट से मिलाइए, और आपने जो पेशेंट किया है उनसे मुझे बात करना है, मुझे आपके फोटोज़ नहीं देखने। ये सब चीज़ आप मांगो हमसे। अगर डॉक्टर देने में आनाकानी करे तो समझो कि दाल में कुछ काला है, उसको वो कॉन्फिडेंट नहीं है कोई चीज़ में, तो समझ के कीजिए। आप आपका बॉडी दे रहे हो, वो अनलिमिटेड वाले ग्राफ में चक्कर में मत पीजिए। आप वो 8 से 10 सेशन पीआरपी में वो कर रहे हैं, 8-10 हज़ार ग्राफ की वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये सब चीज़ों में मत पड़िए। जेन्युइन तरीके से आपके बॉडी में से 6 से 8 हज़ार ग्राफ निकलेंगे। तो ये पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन में आप सब ध्यान रखने और आपका बॉडी अच्छे से डॉक्टर को दीजिए, ऐसे तैसे मत कीजिए। सो आपने कहीं पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपको जेन्युइनली एडवाइस करेंगे। ज़रूरत होगा तो मुझसे भी बात कराएंगे, और हमको आपसे कोई पैसों की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपने ट्रांसप्लांट करा दिया तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलना चाहिए, वो हमारा एक इंटेंशन होता है।
होता है। तो आप डरना मत, घबराना मत, हमारी टीम का कांटेक्ट करना, वो आपको समझाएंगे कि पोस्ट ऑप आपने कहीं से भी करा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे मिले वो आपको समझाएंगे। और अननेसेसरी कोई दवाई, अननेसेसरी कोई डरना वो नहीं होता है, और आपको क्या क्या ध्यान रखना वो समझाएं। और ऐसे आपके जो भी फ्रेंड्स जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे उनको मालूम पड़े कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक जेन्युइनिटी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बनी रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।